सुप्रभात। मैं सुनीता झा, आप सबकी हिंदी शिक्षिका। आज फिर से आप लोगों को आईसीएसई कक्षा 8 के कुछ प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। बच्चों, ये पुस्तक है नवीन पल्लव भाग 8 और इसी के पाठ 19 को मैं बताने वाली हूँ और इस पाठ का नाम है पोस्टमैन। बच्चों, इस कहानी में एक पोस्टमैन के बारे में बताया गया है कि आज से कुछ समय पहले, हालांकि अभी भी कुछ गांव में ऐसे लोग हैं जहां पे अनपढ़ लोग मिल जाते हैं और उनको इस तरह की सहायता की ज़रूरत होती है, लेकिन चूंकि अब फ़ोन और मैसेजेस इतना आसान हो गया है कि चिट्ठियां थोड़ी कम हो गई हैं। लेकिन कुछ समय पहले की बात है, उस समय तक चिट्ठियां ही एकमात्र साधन हुआ करती थी लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। और उस समय बहुत से लोग पढ़ना नहीं जानते थे, तो बहुत से लोगों को पोस्टमैन पढ़ के भी सुनाया करते थे चिट्ठियों को। तो उन चिट्ठियों में कभी खुशी की भी खबर हुआ करती थी, कभी दुख का भी संदेश हुआ करता था। तो यहाँ पे एक पोस्टमैन के मनोव्यथा को बताई गई है कि वो किस तरह जाता है, तो किसी जगह संदेश लेके जाने के लिए लोग वहाँ पे खुश होते हैं, और कहीं पे ऐसा होता है कि कोई बुरी खबर लेके जाने के कारण लोग पोस्टमैन को ही किस तरह से बुरा भला कहने लगते हैं, ऐसा बुरा समाचार लाने के लिए। और पोस्टमैन नया नया था, बेचारा किस तरह से डर जाता है और फिर वो एक बार जो तार आता है तो तार पहुंचाने नहीं जा पाता डर से, और बहाने बना देता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये खुशी का तार था। तो उसी कहानी का यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रश्नोत्तर करवाने जा रही हूँ। ध्यान दीजिएगा। पूरे पाठ में पढ़ा नहीं सकती क्योंकि अभी आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है और परीक्षाएं आने वाली हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं इस पाठ को पढ़ा नहीं रही हूँ। सिर्फ इस पाठ का जो भाव है वो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, पढ़ाने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो शुरू करते हैं प्रश्नोत्तर। ये रहे आपके शब्दार्थ। पहला प्रश्न है मौखिक प्रश्न, जैसे हर बार होता है। मैंने आधे वाक्य में उसके उत्तर लिखे हैं और इसको आपको पूरा लिखना है। दूसरा प्रश्न, पेज नंबर 132, लिफाफे पर क्या पता लिखा हुआ था। एकदम इस पाठ के शुरुआत में पेज नंबर 32 में दिया हुआ है लिफाफे पर पता, वो आपको लिख देना है। क्या पता लिखा हुआ है और किसके तरफ से आया है वो भी आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, पत्र सुनकर प्रधान ने गर्व से क्या कहा। पेज नंबर 132, लास्ट पैराग्राफ। यही देखिए, उन्होंने बताया था कि अपने बेटे को पढ़ाया था उन्हें और किस तरह से उनको पढ़ना आ गया, इसलिए वो चिट्ठियां लिख पा रहा है। तो ये आप लिख देंगे कि सगर्व जसोत सिंह ने, प्रधान यानी जसोत सिंह जो थे, उन्होंने सगर्व क्या क्या कहा था। अगला प्रश्न है, मनी ऑर्डर आने पर गांव वाले पोस्टमैन का किस प्रकार स्वागत करते थे। उसका उत्तर मैंने लिख दिया है। अगला प्रश्न है, औरतों के विरह गीत में क्या भाव होता था। तो औरतों के विरह गीत में पलटन वाले स्वामी को याद करने के भाव होते थे, उनसे बिछुड़ने के दुख के भाव हुआ करते थे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैंने ये पूरा लिख दिया है, जिसमें आधा यहाँ पे है, आप देख पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है कि साफ से दिख रहा होगा। उसी प्रश्न का उत्तर यहाँ तक है। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मैंने लिख दिया है, जो कि यहाँ तक है। देखिए, मैंने लाइन खींच के इसको अलग करने की कोशिश की है, ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है कि साफ साफ नज़र आ रहा होगा। तीसरा प्रश्न भी लाइन खींचकर मैंने अलग कर दिया है यहाँ पे। चौथा प्रश्न भी उत्तर मैंने लिख दिया है। अब आगे बढ़ते हैं, किसने किससे कहा वो भी मैंने यहाँ पे उत्तर कर दिया है। कारक यहाँ पे दिए हुए हैं, कारक मैंने समझा भी दिया है, कोई कंफ्यूजन हो तो उसे देख लीजिएगा। संज्ञा शब्द, यहाँ पर जो चारों संज्ञा शब्द थे वो मैंने सारे यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, यही संज्ञा शब्द वाले हैं। उसके बाद विशेषण और विशेष्य अलग करके रखा हुआ है। दयाराम विशेष्य है और दयाराम की विशेषता क्या है कि वो पोस्टमैन है, तो वो मैंने अलग कर दिया है। बच्चों, अगला पार्ट है एक कविता, जिस कविता को मैं पूरे विस्तार से आपको एक्सप्लेन करूंगी और फिर इसके प्रश्नोत्तर आपको करवाऊंगी, इसलिए इसको अभी मैं नहीं समझा रही हूँ। इसके बाद का पाठ यानी कि पाठ 21 जो है, उस पाठ का नाम है अनेक मुखी गंगा। ये एक निबंध है
और इसमें बताया गया है गंगा के बारे में। पहले तो बताया गया है कि नदी हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, हमें उसका क्यों ध्यान रखना चाहिए, वो हमें क्या क्या देती हैं। उसके बाद बताया गया है गंगा के बारे में कि गंगा कहाँ से निकलती है और किस किस रास्ते से होते हुए आगे को बढ़ती है, कहाँ उसका अंत होता है। तो ये भी बहुत सुंदरता से यहाँ पे लिखा गया है, इसको पढ़िएगा तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। और इसका जीवन मूल्य तो यही है कि नदियों की रक्षा करना हमारा दायित्व है। जिस प्रकार नदियां हमें अपना सब कुछ लुटा देती है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। कुछ शब्दार्थ यहाँ दिए हुए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख दिए हैं, इसको इन वाक्यों को पूरा करना है आपको। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए। मैंने पाठ में लाइनें खींच दी हैं, अंडरलाइन भी कर दिया है, जो कि आप देख सकते हैं कि सभी प्रश्न के उत्तर मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं। जैसे जैसे मैंने लिखा है उत्तर, बिल्कुल उसको अंडरलाइन भी कर दिया है आपके लिए। उसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न मैंने कर दिया है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मैं पेज नंबर में दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल इसमें बदलना नहीं है, जैसे लिखा हुआ है वही आपको लिखना है, तो इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। इससे पहले वाले पाठ में प्रश्नों के उत्तर कुछ अलग तरीके से थे, सिर्फ बुक वाला आपको नहीं लिखना था, इसलिए मैंने वो लिख दिया था। प्रश्न है गंगा का दर्शन कर हमें क्या क्या स्मरण हो आता है। तो इस उत्तर के लिए पेज नंबर 148 का सेकंड पैराग्राफ देखते हैं। और ये रहा, जब हम गंगा का दर्शन करते हैं तो हमें क्या क्या नजर आते हैं, पूरा पैराग्राफ है। उसके बाद का प्रश्न है लेखक ने गंगा का यमुना से मिलने के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया है। पेज नंबर 148 का फोर्थ पैराग्राफ। इसी पेज में फोर्थ पैराग्राफ सेकंड लाइन से शुरू होता है। प्रयाग के पास उससे यमुना आकर मिलती है और फिर वो यहां तक पहुंचता है। बस यहां तक आप लिखकर समाप्त कर सकते हैं। इसके बाद का प्रश्न है कि प्रयाग के बाद गंगा का रूप भिन्न भिन्न नदियों से मिलकर कैसा हो जाता है। पेज नंबर 149 फर्स्ट पैराग्राफ पे देखिए, पेज नंबर 148 का फर्स्ट पैराग्राफ। यहां से आप शुरू करेंगे, यहां लिखेंगे प्रयाग के बाद गंगा में बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं, और यहाँ पे वर्णन किया गया है कि जब यमुना का जल मिलता है तो श्री कृष्ण का स्मरण आता है। तो वो पूरा यहाँ पे पूरा पैराग्राफ आपको यहाँ तक लिखना है। उसके बाद का प्रश्न है लेखक ने गंगा को अनेक मुखी क्यों कहा है। अब यहाँ पे आइए, पेज नंबर यहाँ पे मैंने लिख दिया है 149 का सेकंड लास्ट पैराग्राफ, थर्ड एंड सेकंड लास्ट लाइन। तो सेकंड लास्ट पैराग्राफ ये है और थर्ड एंड सेकंड लास्ट लाइन इस पैराग्राफ का ये। तो ये आपको लिखना है यहाँ तक। और क्योंकि अनेक मुखों के द्वारा वे सागर में जाकर मिलती है और प्रत्येक प्रवाह का नाम अलग अलग है, इसलिए गंगा को अनेक मुखी गंगा कहते हैं। और ये लाइन भी आप उसमें ऐड करेंगे। यह अनेक मुखी गंगा पहले ही की तरह हमें अनेक प्रकार की समृद्धि प्रदान करती जाती है, इसलिए लेखक ने गंगा को अनेक मुखी नाम दिया है। ठीक है। अब इस प्रश्न के वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे मैंने कर दिए हैं। संधि विच्छेद भी कर दिया है मैंने। पर्यायवाची शब्द भी मैंने आपके लिए लिख दिए हैं। इसमें और भी शब्द आप याद कर ले तो बेहतर होगा। उपसर्ग और मूल शब्द भी मैंने अलग कर दिया है आपके लिए। ये पाठ भी पूर्ण हुआ। अब एक आखिरी पाठ है तृण भारत। तृण का मतलब होता है तिनका। तो बताया गया है तृण भारत एक कहानी, जैसे महाभारत हुई थी तो वो कहानी थी महायुद्ध की गाथा। उसका कारण भी बहुत बड़ा था और बहुत समय से बनते बनते वो युद्ध की पृष्ठभूमि बनी थी। वर्षों से बनते बनते युद्ध की पृष्ठभूमि बनी थी। जन्म से
कौरवों और पांडवों में मतभेद था, धीरे धीरे जाकर उसने एक बहुत विशाल युद्ध में अपना रूप बदल दिया। लेकिन ये जो है तृण भारत, ये कहानी जो है बस एक तिनके से शुरू होती है और एक बहुत बड़े युद्ध में परिवर्तित हो जाती है। तो महाभारत की तर्ज पर ही इसका नाम भी तृण जोड़कर महा की जगह तृण भारत बना दिया गया है और बताया गया है कि एक तिनके की वजह से कितना बड़ा कांड, कितना बड़ा युद्ध हुआ, छोटे छोटे संयोग मिलते गए और एक बहुत बड़ा युद्ध बन गया जिसमें कि सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। और जीवन मूल्य है, चिंगारी से भी सावधान रहिए, ये भयानक अग्निकांड कर सकती है। कहने का मतलब है कि एक छोटी सी दुर्घटना बहुत बड़े कांड में बदल सकती है। तो इसी कहानी का अभी प्रश्न उत्तर हम लोग करने वाले हैं और यहाँ से शुरू होता है। ये देखिए शब्दार्थ, उसके बाद प्रश्न उत्तर। मैंने एक शब्द में उत्तर लिखे, इसको पूरे वाक्य में आप लिखेंगे। बंजारे के गुड़ बहुत गीला है कहने पर बनिए ने क्या कहा? पेज नंबर 154 पैराग्राफ 3। तो 154 पैराग्राफ में आप आइए। 3rd पैराग्राफ में बनिया ने हंसकर तपाक से बोला, बरसात का मौसम है ना, नमक और गुड़ तो गीले होंगे ही, माल में खामी हो तो कहना। अगला प्रश्न है, छिपकली किसको निगल गई? मिठास के आनंद में डूबी हुई 2 मक्खियों को छिपकली निगल गई। प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। बंजारे ने बनिए को क्यों मारा? अपने जान से प्यारे कुत्ते के चेहरे पर खून देखकर क्रोध में बंजारे ने बनिए को मारा। रनरसिए क्या सुनकर आ गए? चीखना चिल्लाना सुनकर, वहां पे जो युद्ध हो रहा था उसमें चीख चिल्लाहट की जो आवाजें हो रही थी उसे सुनकर वो रनरसिए वहां आ गए। गुड़ के तिनके के दीवार पर चिपकने का क्या परिणाम हुआ? मैंने ये पूरा उत्तर यहाँ पे लिखा है शॉर्ट करके, इसलिए क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाता था आप खुद से अगर लिखते तो, इसलिए मैंने इसको आपके लिए लिख दिया है। ये यहां तक है पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न है, रनरसियों के आ जाने पर युद्ध का स्वरूप कैसा बन गया? पेज नंबर 155 लास्ट पैराग्राफ और पेज नंबर 156 का फर्स्ट पैराग्राफ। तो यहां देखिए, चीखना चिल्लाना सुनकर रनरसिए वहां पे आ गए और उन लोगों ने कैसे युद्ध शुरू कर दिया, कैसे जोश में आ गए और यहां तक मरते मरते भी किस तरह से उस बंजारे ने कई लोगों को मार दिया था। तो इस वाक्य को आप चाहें तो कुछ लाइनें इधर उधर करके शॉर्ट करके लिख सकते हैं। हालांकि बहुत विस्तार में प्रश्न भी पूछा गया है तो विस्तार में आप उत्तर दे सकते हैं, लेकिन वो आपको छोटा करना आपको आना चाहिए कैसे करना है। तो इस प्रश्न के बाद तीसरा प्रश्न है, छोटे से तिनके के कारण जितना महाभारत हुआ उतना ही बहुत, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो एक कोई जरूरी कोई कारण नहीं था, कोई वजह नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं, कोई बहुत बड़ा कांड नहीं, बस एक छोटे से तिनके के वजह से फिर ऐसे ऐसे घटनाक्रम घटते गए और ऐसे ऐसे संयोग बनते गए कि अंत में इतना बड़ा युद्ध हुआ और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए। इसलिए इसको कहा गया है कि एक छोटे से तिनके की वजह से जितना भी युद्ध हो गया वो कुछ कम नहीं था, वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तिनका को हम वैसे भी कोई बहुत महत्व नहीं देते हैं। अभी जैसे मैंने अभी आप लोगों को समझाया कि तृण भारत क्या है, क्यों तृण भारत नाम रखा गया है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया। तृण का अर्थ होता है तिनका और इस तिनके के कारण महाभारत जैसा विध्वंसक युद्ध ने जन्म लिया इस जगह पे। इसलिए लेखक ने महाभारत के महा के स्थान पर तृण लिखकर तृण भारत नाम इस कहानी को दिया। ठीक है, तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख दिए हैं, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा समझना पड़ता, लिखना पड़ता, इसलिए मैंने इसको खुद से आपके लिए लिख दिया। अगला प्रश्न है मुहावरे और उनके वाक्य प्रयोग मैंने किए हैं आपके लिए। वाक्य आप दूसरे भी लिख सकते हैं।
समास विग्रह किया गया है, विपरीतार्थक शब्द भी लिखे हुए हैं। आशा है कि आप लोगों को ये सारे प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे और आगे आप लोगों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी आपके फाइनल एग्जाम में भी। तो फिलहाल मैं अभी आप लोगों से विदा चाहती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।